वेलकम बैक। बात हो रही थी बजट क्या आवाम दोस्त होगा या आईएमएफ दोस्त होगा, और इशारे जब तमाम इशारे मस्बत जा रहे हैं तो महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही। रोशन डिजिटल अकाउंट ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा ज़रूर दिया है, लेकिन वो कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को मज़ीद बूस्ट दे सकते हैं। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद अकमल साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर माशी तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अकमल साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं मौजूदा बजट, चूँकि कहा यह जा रहा है कि ये आईएमएफ दोस्त बजट होगा, दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हम खुशखबरियाँ सुनाएंगे आवाम को। आपको लगता है कि इस बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ है? देखें, आईएमएफ दोस्त बजट तो बनाना मजबूरी है। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से हुकूमत ने कर्जे लिए हुए हैं और फिर उसके बाद हुकूमत की अपनी कंटिन्यूटी का, फाइनेंशियल कंटिन्यूटी का जो जहाज है, उसका दारोमदार ही आईएमएफ की रजामंदी के ऊपर है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आईएमएफ की रजामंदी से ही जो भी हमारा बजट बनेगा तो बनेगा। अब बात आ गई जहाँ तक आवाम को रिलीफ देने की, तो साबिर और शौकत तरीफ साहब यही कर रहे हैं कि जो है वो आवाम दोस्त बजट होगा। आवाम दोस्त बजट की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताऊँ कि उसका कोई टैक्सेस वगैरह नहीं लगाए जाते। इसके अलावा उसमें आवाम को महंगाई में कम करने के लिए जो है वो इक़दाम उठाए जाते हैं। उसमें एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना हो गया या दीगर चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तो एक अच्छा आवाम दोस्त बजट बन सकता है। तो मतलब बुनियादी बात, अब मैं आपको इसको यही लुबे लुबात जो है वो डिस्कस जी। करते हैं कि बजट पर आईएमएफ की रजामंदी और आवाम दोस्त बजट पॉसिबल है, बट दैट नीड्स सम कमिटेड एफर्ट्स, और उसमें बड़ा देखभाल के जो है ना वो चलना पड़ता है कि अगर आईएमएफ की नाराज ना हो, इधर गरीबों के लिए भी मज़ीद परेशानियां जो है वो पैदा ना हो। लेकिन और अकमल साहब, आप समझते हैं मौजूदा हालात में, एक तो कोरोना की वजह से आपको कारोबार बंद पड़ा हुआ है, तो इन हालात में आप आवाम को अगर रिलीफ देने जाएंगे तो आईएमएफ भी नाराज़ होगा, क्योंकि आपने पैसे भी लौटाने हैं वापस। तो मैनेज कैसे करेंगे अगर आवाम दोस्त बजट देंगे तो? देखिए, मेरी बात सुने, पैसे आईएमएफ को इतने हमने नहीं लौटाने। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको अपनी फाइनेंशियल जो क्रेडिबिलिटी है उसको मेंटेन रखना होता है। और आईएमएफ जो है ना वो समझे एक किस्म का सर्टिफिकेट देता है। ठीक। हमने आईएमएफ की तो बहुत ज़्यादा लोन नहीं, हम तो एक आईएमएफ की जो स्टैंडर्ड फंड फैसिलिटी है उसको हमने ज्वाइन किया है, जो एक प्रोग्राम है जिसमें आईएमएफ हमें 500 मिलियन करके हर 6 महीने में रिव्यू करके हमारी परफॉर्मेंस को लोन ठीक। देगा। इससे ज़्यादा तो हमने दूसरे लोगों के लोन्स देने का, मुख्तलिफ मुल्कों को देने हैं, चीन के देने हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के देने हैं, अमेरिका के देने हैं, पेरिस क्लब के देने हैं। तो बहुत से लोगों के हमने जो है ना वो लोन पे ठीक है। करने हैं। तो ये अकमल साहब कहना लाइन पे कि रहिएगा, हमारे सारी साथ स्टूडियो में ज़ुबैर तुफैल साहब भी मौजूद हैं, शारिक वकार साहब भी हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। आपको लगता है जिस तरह हुकूमत भी दावा कर रही है और वो कह रहे हैं कि रेवन्यू और माशी इस्तेहकाम के इम्कानात ज़्यादा हैं, बिंग बिजनेसमैन, आपको ये लॉजिक समझ आ रही है कि वाकई में ग्रोथ होगी और कुछ पॉलिसियाँ उनकी, चूँकि हुकूमती टीम की अगर हम बात करें, वो आपकी एफसीसीआई से भी मिलते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मिलते हैं, आपके बाकी जो यूनियंस हैं उनके साथ भी उनके राब्ते होते हैं, तो वो लग रहा है कि कोई उन्होंने यानी बिजनेसमैनों को भी रिलीफ देने का वो सोच रहे हैं। मियाँ साहब के लिए तो बड़ा मशहूर था कि वो बिज़नेस फ्रेंडली थे, तो क्या ये हुकूमत भी बिज़नेस फ्रेंडली होने जा रही है? देखिए, जहाँ तक मुल्क की मईशत का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि जो द वर्स्ट इज़ ओवर। जो भी आपका ख़राब तरीन वक्त था वो आखिरी 2-2.5 साल गुजर चुके हैं। ठीक। और आने वाला जो माशी साल होगा सन 21-22 का, वो मुल्क के लिए, इकॉनमी के लिए बेहतर होगा। आपकी जीडीपी ग्रोथ की भी जो बातें हो रही हैं वो भी आपको नज़र आएगी। अब ये हुकूमत कहती है 4%, कोई 5% कहता है, तो ये बहरहाल एक ग्रोथ ज़रूर होगी। अब वो 4 होती है, 5 होती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है। लेकिन साथ साथ देखिए, बात ये है कि हुकूमत ने यह भी कहा है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, और जिस पे ऑलरेडी टैक्स लगा है उसके ऊपर कोई टैक्स का रेट इंक्रीज़ नहीं करेंगे। अब फिर ये नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से लाएंगे? वो कह रहे हैं रिकॉर्ड रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होगा? मैं आपको बताता हूँ कैसे लाएंगे। उसमें ये है कि टैक्स बेस को ब्रॉड करेंगे। अभी भी इस वक्त भी मईशत में ऐसा है, देखें अगर आप गौर से, तो तकरीबन 30 लाख के करीब रिटर्न्स आती हैं इनकम टैक्स में। ठीक है। जो रिटर्न्स फाइल होती हैं वो 28-29 लाख होती हैं।
इस 28-29 लाख के अंदर तकरीबन 10 लाख लोगों की रिटर्न ऐसी होती है जो उन्होंने बिलो टैक्सेबल लिमिट दिखाई होती है। ठीक है कि जी मैं 4 लाख कमा रहा हूँ या 5 लाख कमा रहा हूँ, तो उसके अंदर मैनेज 1000 करते रुपये भी इनकम टैक्स नहीं दिया होता। सही फिर उसके बाद जो है वो 18 लाख रिटर्न्स रह जाती हैं, और उसके अंदर हकीकी जो बड़ी टैक्स कहाँ से आते हैं, वो इंडस्ट्री से आते हैं। ठीक है इंडस्ट्री से आते हैं, और जब भी इस वक्त इंडस्ट्री की जो है ना, इंडस्ट्रियल सिचुएशन मुल्क में बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही हैं, और आपको यहीं से टैक्स आएगा। ठीक है जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपका 17% सेल्स टैक्स एक इतना अच्छा नंबर है ठीक है कि जिससे हुकूमत को सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू आएगा ही सेल्स टैक्स। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ रही है और ये हुकूमत की बिल्कुल, performance देखें प्रोडक्शन ठीक बढ़ है। रही है और बढ़ेगी। और बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। अब शारिक वकार साहब, आप कह रहे थे 3.94 के वाले से जीडीपी पे आप कमेंट करना चाह रहे थे। लेकिन ये जो बहस पिछले हफ्ते रही है बहुत ज़्यादा कि भाई 3.94 का जो गवर्नमेंट ने नंबर दिया है, पीछे बात हो रही थी कि IMF ने 2.1% बताया था, उससे पहले 1.5 बताया था, और स्टेट बैंक ने 3% कहा था, फिर गवर्नमेंट के पास ये नंबर आए। मैं इससे पहले छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ, सब ने कॉमन है, बड़ी सुनी होगी कि 3 प्रोफेशनल साथ बैठे हुए हैं, उनसे पूछा गया, उसमें एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर और एक अकाउंटेंट है। तो डॉक्टर से पूछा व्हाट इज़ 2+2, उसने कहा आई थिंक इट इज़ 3.998 बट बेटर टू कंसल्ट अनदर डॉक्टर। यही सवाल इंजीनियर से किया, उसने कहा व्हाट इज़ 2+2, उसने कहा आई थिंक इट इज़ 3.99 बट बेटर टू कंसल्ट अनदर इंजीनियर। जब ये सवाल अकाउंटेंट से पूछा गया व्हाट इज़ 2+2, उसने कहा आपको कितने चाहिए। तो मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो भी जीडीपी ग्रोथ है, ये तो कैलकुलेट कैसे हुई वो फिगर्स चीज़ों को सामने लाइए आपने। बेसिकली तो आप 2 साल की जीडीपी को कंपेयर कर रहे हैं ना, सही। और उसको जो डिफरेंस है वो आपने बेस पे उठा लिया। ठीक है। तो बात ये है कि हमारी जो अभी सर ने जो टैक्स रिटर्न्स के हवाले से बात की, तो हमारी तो अंडर रिपोर्टेड इकोनॉमी है सर, हमारी तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ही नहीं है। ठीक है। और तकरीबन डबल साइज़ की है, उतनी ही साइज़ की है जितनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। तो सर साहब वोट करेक्ट में उससे ज़्यादा जो है हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। तो जो भी आपका नंबर रिपोर्ट हो रहा है उसको दुगना कर लीजिए, जीडीपी आ जाएगी। ठीक हो गया। अकमल साहब, जीडीपी को लेकर एक नई बहस छिड़ी है, थोड़ा सा टेक्निकली चूँकि आप डेटा समझते हैं, आप इस पूरे मामले को किस तरह देख रहे हैं? ये जो एक कंपैरिजन किया जा रहा है, क्या ये वाकई सही है या हुकूमत जो है वो नंबर्स बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है? देखें भाई, मेरी बात में हुकूमत का नंबर बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है या कम पेश कर रही है, ये करंट जो भी फिगर आया 3.94 का आया है, ठीक है ना, ये पास हो गया, ये हिस्ट्री हो गया, इसको छोड़ दें, ठीक, जान छोड़ दें। 3.94 या जो भी था ना, असल में अब हमारी आम पब्लिक को पता नहीं है ना क्या है। अब दैट इज पास, दैट इज हिस्ट्री। अब जिसने भूखा सोना था वो भूखा सो चुका, जिसने भूखा रहना था वो भूखा रह चुका, जिसका पेट भरना था वो भर चुका। दैट इज अ गॉन स्टोरी। लेट्स लुक फॉरवर्ड, व्हाट इज आवर फॉरवर्ड। हमने आगे क्या करना है, क्या देखना है, हमने क्या परसीव करना है, हमारी क्या पॉलिसी होगी, टैक्स बेस क्या होगी। अब हम भाई टैक्स बढ़ाना कहने को तो बहुत अच्छी बात है कि ये टैक्स बढ़ाना है और हमारी इंडस्ट्री चल रही है, तो इंडस्ट्री लोकल सतह के ऊपर इंडस्ट्री की अगर ज़रूरियात पूरी हो जाए तो एक अलग बात है। आप बात करते हैं एक्सपोर्ट की, ठीक है जी, पिछले साल तो आपकी एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ गई थी कि तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी बंद थी, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना बंद था, ठीक हो गया ना। अब वो सारे जैसे जैसे खुलते जा रहे हैं, तो पिछले 6 महीने से आप एक्सपोर्ट के फिगर तो उठाएं, उनमें एक स्टेटिकनेस आई हुई है, ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि आपको जो है ना अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करनी पड़ेगी। आपकी बिजली महंगी है, आपकी लेबर महंगी है, आप इंटरनेशनल बिजनेस में कम्पीट कैसे कर पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी है ना, सस्ती बिजली दें, इंडस्ट्री को सब्सिडी दें, सेल्स टैक्स के ऊपर सब्सिडी दें, ये सारी चीज़ें IMF करने देगा या नहीं देगा, तो ट्रेड ऑफ करके इन बिटवीन कोई ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि जिससे मतलब हम इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी एक्सपोर्ट को कम्पीट कर पाएँ और यहाँ पे IMF के लिए भी मसला ना हो। तो आगे का सोचें भाई कि एक्सपोर्ट को हमने मेंटेन कैसे करना है, रेमिटेंसेस को मेंटेन कैसे करना है, और दूसरी जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है उसको हमने किस तरीके से मजीद आगे लेके चलना है। लेट्स लुक फॉरवर्ड। जस्ट 3.94 को भूल जाओ आप लोग, दैट दी एंड हो गया गेम का। भाई अभी अगले साल का बजट तैयार हो रहा है, तो अगले साल की ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे कि वो कितनी होनी चाहिए एंड कुड वी अचीव दिस और नॉट, दैट शुड बी द क्वेश्चन। ठीक है। अब अकमल साहब जिस तरह बता रहे हैं कि अब इकदाम क्या होने चाहिए आगे, हम जो होना था, जो जिस तरह आप भी कह रहे थे कि जो बस होना था वो हो चुका है,
آپ کو لگتا ہے حکومت کو اقدامات کر رہی ہے، آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی؟ جس طرح روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آیا، اس میں ایک اچھا انیشیٹو تھا، اس طرح کے اقدامات چھوٹے چھوٹے اقدامات کر کے آپ مینیج کر سکتے ہیں، تو حکومت آپ کو سنجیدہ نظر آ رہی ہے اس معاملے میں؟ مجھے حکومت کے بارے میں تو نہیں پتا، لیکن جو اکانومی ہے اس کے اپنے کیا کہنا چاہیے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. جی اکانومی میں اس وقت ایسی سچویشن ہے کہ اس میں گروتھ نظر آ رہی ہے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے. اس میں حکومت مدد کرے یا نہ کرے، بس حکومت کی اتنی مدد چاہیے کہ بجلی اور گیس کو مزید مہنگا نہ کرے. ٹھیک ہے. اگر وہ بجلی اور گیس کو مزید مہنگا نہیں کرتی تو معیشت انڈسٹری خود بخود چلے گی، انڈسٹری کی ایکسپینشن ہوگی، پروڈکشن زیادہ ہوگی، ان کے ریونیو جو ٹارگیٹس ہیں وہ بھی سب پورے ہوں گے. اصل بات یہی ہے، حکومت نہ زیادہ کچھ دے سکتی ہے، حکومت کے پاس اتنی زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے. اور جو کچھ پاسبل تھا وہ حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے مل کے گزشتہ 1 سال میں معیشت کو دیا، ان کی مشکلات کو کم کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو بھی مالی سال ہے وہ بہتری کا سال ہوگا اور اکانومی بھی بہتر ہوگی، لوگوں کے معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے، اور جو مہنگائی کا بحران ہے وہ اب موجودہ پیک پہ آ چکا ہے. یہاں سے کچھ بھی جو بھی کچھ ہوگا مہنگائی کے بارے میں اب اوپر ہی آئے گا، نیچے نہیں جائے گا. نہیں، مہنگائی اب اور اوپر نہیں جائے گی. میں سمجھتا ہوں مہنگائی جو ہے وہ پیک پہ آ چکی ہے، آہستہ آہستہ اس میں کمی آنی چیزوں میں چاہیے. بہتر. اچھا، لیکن حکومتوں کا کام ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے اتنی بڑی سطح پہ تو انویسٹمنٹ نہیں کرتے، لیکن روزگار کے لیے سازگار ماحول وہ دیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو. تو وہ خان صاحب کی اصلاحات جو وہ دعویٰ کرتے تھے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کریں گے اگلے 2 سالوں میں؟ نظر آئے گا آپ کو؟ میں چاہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ توجہ دے کہ جو اکانومی ہے اس کو چلنے دے. خوف و ہراس کو جو ہے نا ختم کیا جائے. صحیح. کہ یہ اس حکومت کو میں کہوں گا کہ بدقسمتی سے حکومت کا زیادہ توجہ جو 2 سال میں یہ رہی کہ بھئی اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، اور کچھ نہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شبر زادی صاحب نے زیادہ ڈرا دیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بزنس مین جو ہوتا ہے نا وہ بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو چاہیے کہ بزنس مین کو اپنا کام کرنے دیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، اور آپ کا جو کام ہے آپ کریں. شارق وقار صاحب، اصلاحات ہم سنتے آ رہے ہیں، ہر دفعہ یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم اصلاحات لے کے آئیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے موجودہ حکومت اس پہ فوکس کرتی ہے؟ اور خان صاحب نے بھی بڑا شور مچایا تھا اس پہ. شبر زادی صاحب نے بھی کوشش کی تھی کہ تھوڑا سا ہم چیزیں بیلنس کریں، لیکن وہ رجسٹر کروانے میں ناکام ہوئے، چونکہ بڑا زبردست احتجاج جو ہے وہ سامنے آیا بزنس کمیونٹی کی طرف سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹیشنز کی طرف بزنس کمیونٹی جائے گی، کچھ اصلاحات ہوں گی اس میں؟ دیکھیں، باقی ابھی جیسے بات ہو رہی ہے کہ گروتھ کی، اور یہ 1 کروڑ نوکریوں کا بھی شروع سے ہم سنتے آئے ہیں، تو باقی گروتھ تو خیر یقینی طور پہ آنی ہے کہ اگر کوئی حکومت کی طرف سے کوئی اگر فیور نہ بھی آئے گا تو ایک عام آدمی نے کمانا ہے، میں نے کمانا ہے. بھائی اگر میرے پاس روزگار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، تو میں ٹھیلا لگا لوں گا، بھائی سبزی بیچنا شروع کر دوں گا، کچھ نہ کچھ کروں گا نا، تو جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ بھی کر جاؤں گا. اب رہ گئی اصلاحات کی بات، یہ ہے کہ بھائی ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دینا چاہیے. ہمارے یہاں ڈاکومنٹیشن پہ بہت بات ہوئی ہے، شبر صاحب نے بھی بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن اب یہ دیکھنا یہی ہے کہ وہ ایز کیسے آنی، کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا جو پیرل اکانومی کا چنک کھڑا ہے وہ کیش اکانومی کا ہے. ہم نے تو یہ کہہ رکھا جو بینک میں پیسے رکھے گا وہ صحیح ہے، جس کے پاس کروڑوں روپے گھر میں پڑا ہے وہ غلط ہو گیا. تو اس کو کیسے فیز آؤٹ کرنا ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ڈاؤن دا لائن اپنے اس سسٹم کو تو ضرور سمجھیں جو ہمارے یہاں چل رہا ہے، جو کیش اکانومی کی صورت میں چل رہا ہے، اس کو کتابوں میں کیسے لے کر آنا ہے. آپ نے اگر وہ تھریٹ کریٹ کر دیا نا کہ اگر یہاں سے ہو گیا تو یہاں سے ریکور کرنا ہے، ڈرا کے نہیں، ان کو پیار سے اپنے اس طرف لے کے آنا. آپ لے کر آئیں ان سے فکس ٹیکسیشن کے ذریعے، کسی بھی ریشنل کے ذریعے ان سے کچھ سرٹن اماؤنٹ دیں. ایسی بات نہیں ہے کہ دینا نہیں چاہتے ہیں، لوگ دیں گے. لیکن اگر آپ نے ایک تھریٹ کریٹ کر دیا کہ پیچھے جی وہ احتساب کھل جائے گا، نیب ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے. تو اکمل صاحب کیا کہیں گے بجٹ کے حوالے سے؟ آپ کی کیا سفارشات ہو سکتی ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کن کن سیکٹرز میں فوکس کرنا چاہیے؟ ہیلو جی چودھری صاحب، آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی دوبارہ سے ریپیٹ کریں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کن کن سیکٹر میں فوکس کرنا چاہیے تاکہ گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہو سکے؟ دیکھیں، گروتھ زیادہ تو ہو یا نہ ہو، دیٹ از سیکنڈری ایشو. اس وقت جو گورنمنٹ کو سب سے جو پرائمری محاذ کے اوپر جو چیلنج درپیش ہے میرے حساب سے وہ ہے انفلیشن، مہنگائی. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے وہ CPI جسے ہم کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں وہ 16% کو ٹچ کر چکا ہے.
ठीक। 16% को टच करना इज एन बिग अचीवमेंट कि अशियाए ज़रूरिया यानी जिसमें किराए और खाने पीने के चीज़ें और ये वो 16% को टच कर चुकी है। जनरल इन्फ्लेशन आपका पिछले साल से बढ़ चुका है। उसके अलावा आप जो है ना मुसलसल जो है ना वो आम आदमी को रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो रही। 5% जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो हो गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर भी हम ये गुण गाएं कि जीडीपी ग्रोथ, देखिए ना वो जीडीपी ग्रोथ का एक फिगर है, लेकिन उसकी ग्राउंड के ऊपर ऑन ग्राउंड कोई सक्सेस नजर नहीं आ रहा। वो हमारे साथ वो ये दूसरे जो तजियाकार साहिबान है वो कोई एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अनडॉक्यूमेंट, भाई ये सब सेकेंडरी बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फोकस कि एक गरीब आदमी का पेट कैसे भरना चाहिए। ठीक है। सीधी सी बात है, हमारे मुल्क में यार इस वक्त आप यकीन करो 20,000 एवरेज पर डे लोग जो है ना वो भूखे सो रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं जो सब, चूँकि आम आवाम की दस्तक से चीज़ें बाहर हो रही हैं, गुर्बत ज़्यादा है। ज़ुबैर साहब, क्या इस गुर्बत को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे इस तरफ जा सकते हैं? और चूँकि बजट आप पेश होना है, आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या मुतालबात है हुकूमत से? गुर्बत तो ख़त्म कैसे होगी मैं नहीं तो बता लंबा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि महंगाई में कमी कैसे आ सकती है। वो सही। सप्लाई साइड से आ सकती है ठीक है। कि आपकी सप्लाई साइड बेहतर हो। मिसाल के तौर पे हुकूमत अब कह रही है कि तमाम एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं बहुत अच्छी हो रही हैं। ठीक। कह रहे हैं गंदम भी जो है 26 मिलियन टन से ज़्यादा होगी सही। और गन्ना भी ज़्यादा पैदा हो रहा है। फिर उसके साथ कह रहे हैं जी चावल बाहर भी भी हो रहा चला है। जाता है ना, मसला ये है। नहीं, बाहर जाए कोई बात नहीं, अगर एक्सपोर्ट होता है तो नहीं ना, वो अफगानिस्तान जाता है, फिर हम खरीद के लेके आते हैं। हाँ, वो जो अफगानिस्तान स्मगलिंग की बात है उसको कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, ठीक। उसको हुकूमत का काम है। लेकिन अगर सप्लाई साइड बेहतर होती तो यकीनन मैं समझता हूँ कि कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी, कमी की तरफ आएंगी। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन किसी हद तक कमी ज़रूर आएगी। सिर्फ एक चीज़ है जिसका मुझे डर है, वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत ना और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त $70 के करीब आ गई है। और कोरोना कंट्रोल हो जाता है और उसके बाद दोबारा एयरलाइंस चलना शुरू हो जाती हैं, तमाम मईशतें चलना शुरू हो जाती हैं, तो क्रूड ऑयल की इतनी ज़्यादा डिमांड होगी कि ये $70 वाला पेट्रोल जो है दोबारा $80-90 पे चला जाएगा, बेहतर हो जाएगा और वो हमें तकलीफ देगा। ठीक है। शाहिद साहब, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, महंगाई गुर्बत को कंट्रोल करने के लिए बहरहाल कोशिशें ही की जा सकती हैं। मिसाल है ना कि जी मछली खिलाओ नहीं, मछली पकड़ना सिखा दो। तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला तो एजुकेशन का है। आप लोगों को एजुकेट कर दें, उनको हुनरमंद बनाएं, फिर उनके लिए मौक़े पैदा कर दें। वो तो ठीक है, लेकिन अभी फौरी तो लोग रोटी को तरस रहे हैं ना, ये तो हुनरमंदी तो टाइम टेकिंग है। लेकिन हमें उन अवामिल की तरफ सोचना पड़ेगा। देखें, बाकी हर सेक्टर में अगर आप देख लीजिए तो प्राइवेट साइड पर लोग अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी सारे काम कर रहे हैं, और सरकार ने भी आपके लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, बिल्कुल, और ब्रॉड बेस कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब शारिक वकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद अकबर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चूँकि पाकिस्तान की हुकूमत पे ये बड़ा टफ टाइम है और पूरी दुनिया पे ही कोरोना की वजह से मुश्किलात हैं, लेकिन हमें हुकूमत का साथ देना होगा, सूबाई हुकूमतों का साथ देना होगा ताकि मिलकर इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सकें। हुकूमत को आवाम की तरजीहात का सोचना होगा, आवाम के लिए कुछ करना होगा, चूँकि आवाम की दस्तरस से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती जा रही हैं। और ये वो वक्त है वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि आवाम को, और वो आवाम जिनका मसला रोटी है, जिनका मसला रोज़गार है, उनको फौरी तौर पे रिलीफ मिलना चाहिए ताकि आवाम आपका साथ भी दे सकें। ये था नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।